हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम टैक्सेशन के बेसिक्स को समझेंगे कि इंडिया के अंदर टैक्स का सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। भारत के अंदर कर की व्यवस्था क्या है, टैक्स की व्यवस्था क्या है। हम लोग फिस्कल पॉलिसी में पढ़ रहे थे। फिस्कल पॉलिसी में हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि गवर्नमेंट कितना इनकम रिसीव कर रहा है और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है। तो एक्सपेंडिचर के टाइप्स हमने देखे थे। इनकम में हमने दो तरीके से देखा था, टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम। तो आज के सेशन में हम लोग टैक्स इनकम को शुरू कर रहे हैं, यानी टैक्स से किस तरीके से भारत सरकार पैसा वसूलती है, भारत सरकार किस तरीके से टैक्स से पैसे की कमाई करती है, कितने तरीके के टैक्स होते हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बजट में ही टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स देखने हैं और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने टैक्स के स्ट्रक्चर पे। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा था जिसकी वजह से मैंने वो वाला सेक्शन इसमें इंक्लूड कर दिया है। टाइप्स ऑफ डेफिसिट हमने देखा था कि बजट क्या होता है, बजट काम कैसे करता है, बजट के कौन कौन से हिस्से होते हैं, ठीक है, इनकम कितने तरीके की होती है, एक्सपेंडिचर कितने तरीके का होता है। अब होता क्या है, बजट के कुछ टाइप्स होते हैं। उन 3 टाइप्स में से ये डेफिसिट के टाइप्स जो है वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहले एक एक करके सारी बातें समझते हैं कि ये चल क्या रहा है। देखो, जो भी बजट है उसके 3 प्रभाव, 3 इंप्लीकेशन हो सकते हैं। पहला है जिसको कहते हैं सरप्लस बजट। क्या कह रहे हैं? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होगा? सरप्लस का मतलब क्या होता है? हमारे पास कुछ ज्यादा आ गया है, यानी मेरी इनकम तो ज्यादा हो गई, इनकम हो गई मेरी 120 रुपीज की, ठीक है, और मेरा एक्सपेंडिचर इतना है नहीं, एक्सपेंडिचर इतना है नहीं, एक्सपेंडिचर मैंने कम किया है, एक्सपेंडिचर मैंने 100 ही रुपीज का किया है। तो ये तो हो गया सरप्लस बजट। सरप्लस बजट के बाद जो सेकंड बजट होता है दैट इज बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस का मतलब सब कुछ बैलेंस्ड है, जहां पे आपकी इनकम उतनी ही है जितना आपका एक्सपेंडिचर है। जितना आपका एक्सपेंडिचर है आपकी इनकम उतनी ही है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट, ठीक है। फिर होता है एक डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, आपको घाटा लग रहा है, आपको लॉस लग रहा है। डेफिसिट कब होगा आपको? जब आपका इनकम बहुत कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इनकम मेरा 100 रुपीज का ही था लेकिन एक्सपेंडिचर मैंने 120 रुपए का कर दिया, उस वक्त मुझे डेफिसिट हो जाएगा, उस वक्त मुझे घाटा हो जाएगा। कब? जब मेरा इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसको हम डेफिसिट बजट कहते हैं। यानी जब भी शब्द यूज हो रहा है डेफिसिट, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि डेफिसिट का मतलब है इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा। अब ये डेफिसिट कितने तरीके के होते हैं वो हमें समझना है। यहां आप 4 तरीके के डेफिसिट्स देख रहे हो। सबसे पहला है राजस्व घाटा, जिसको हम कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं इसको हिंदी वाले एस्पिरेंट? राजस्व घाटा। फिर है आपका फिस्कल डेफिसिट, जिसको कहते हैं वित्तीय घाटा। फिर है आपका प्राइमरी डेफिसिट, जिसको कहते हैं प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। और फिर है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये 4 तरीके के घाटे होते हैं, 4 तरीके के डेफिसिट होते हैं। कैसे होते हैं, क्या इनका मीनिंग है और इन डेफिसिट से इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना है दैट व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है पहले ये समझते हैं एक एक करके, बाद में स्लाइड्स पे आएंगे, पहले बेसिक हम समझेंगे। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग पढ़ रहे हैं, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम जो है वो कम है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में से इनकम को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, इसी वजह से डेफिसिट हुआ है। कौन सा डेफिसिट है? रेवेन्यू डेफिसिट है। तो मैं क्या कह दूंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ज्यादा है और रेवेन्यू इनकम कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू इनकम कम है। ये हो गया अपना रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, आपको हर किताब में मिल जाएगा, आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ जब रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है इंडिया के अंदर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। याद करो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था, आपको याद अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या क्या पढ़ा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या पढ़ा था? पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट, सब्सिडी, ये सब क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो आपको पेंशन तो ज्यादा दे रही है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट यानी लोन लिया था उसका इंटरेस्ट ज्यादा दे रही है, पेंशन ज्यादा दे रही है, सब्सिडी ज्यादा दे रही है, लेकिन बदले में आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो। इससे गवर्नमेंट अब क्या करेगी, या तो अपनी पेंशन कम करेगी, सब्सिडीज कम करेगी, या फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू इनकम उसको बढ़ाएगी। कैसे? टैक्स रेट को बढ़ा के, टैक्स बेस को बढ़ा के, इन चीजों को बढ़ा के अब गवर्नमेंट या तो अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी या अपना रेवेन्यू इनकम ज्यादा करेगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि आप लोगों को पेंशन ज्यादा मिल रही है लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू इनकम कम है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा, दूसरा डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इसको समझेंगे। फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा, ये क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट। टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट, पहले तो एक बार हम चार्ट पे नजर डालते हैं जो हमने समझा था। टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट। पहले तो देख लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, ये तो हो जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए मैंने पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट, ये सारी चीजों में 500 रुपए खर्च कर दिए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया 500 रुपीज का। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी दूसरों को लोन दिया, एसेट क्रिएट किया, हमने स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स वगैरह बना ली, तो एसेट क्रिएट किया मान लीजिए मैंने 300 रुपए का, 300 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हो गया, 500 प्लस 300, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हो गया, 800 रुपए का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। 800 रुपए का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने ये अपने फॉर्मूले में लिख दिया 800 रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया, 800 रुपए हो गया। अब यहां लिखा हुआ है टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट, इसका मतलब क्या है इसको समझो। टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट का मतलब क्या है ये समझो। आप देखो रिसिप्ट अपा दो तरीके की कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। मान लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट से गवर्नमेंट को मिल गया 400 रुपए। कितना मिल गया, 400 रुपए। खर्चा कितना किया है, 800 रुपए। रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना मिल गया, 400 रुपए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी, 100 रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी। समझना बात को, कितना रुपया इकट्ठा हो गया, 500 रुपया इकट्ठा हो गया। 400 रुपया वहां से मिल गया और 100 रुपया अपने को डिसइन्वेस्टमेंट करके मिल गया, यानी टोटल 500 रुपए अपनी कमाई हो गई। खर्चा कितना हुआ, 800 रुपया। अब मुझे उसको बैलेंस करने के लिए मैंने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। मैं जितनी कमाई कर सकती थी मैंने सारी कमाई कर ली। मान लीजिए 200 रुपए टैक्स से कमाए थे, 200 रुपए नॉन टैक्स से कमाए थे, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने 400 रुपए की कर ली। अब मैंने देखा कि खर्चा तो 800 रुपया है, कमाई तो सिर्फ 400 रुपए की हुई है। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास ना एक दुकान पड़ी है, मेरे पास एक कंपनी पड़ी है, मैं वो कंपनी बेच देती हूँ। यानी मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश कर दिया। तो यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ने 100 रुपीज और कमा लिए। इसमें और जोड़ दिया मैंने कि मेरे पास अब रुपया कितना इकट्ठा हो गया, 500 रुपीज इकट्ठे हो गए। लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर तो 800 रुपए का है, मेरा एक्सपेंडिचर तो 800 रुपए का, 800 रुपीज का है। अब क्या होगा, जो 800 रुपए का एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने के लिए अब मुझे 300 रुपए की कमी पड़ रही है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, कितना बचा कि मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे बोरो करना पड़ेगा, मुझे उधार लेनी पड़ेगी। कितने रुपए की, 300 रुपए की। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि आप सारी रिसिप्ट जोड़ दो लेकिन नॉन बोरोइंग वाली उधार नहीं जोड़नी। यानी मैंने क्या किया, 400 रुपए जो मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट से लिया था, ठीक है, 100 रुपए जो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट से लिया था। यहां पे आंसर क्या आ गया, 800 माइनस 500। यानी मुझे पता लगा कि मेरे पास 300 रुपए की कमी है। इस 300 रुपए की कमी को मैंने कैसे पूरा किया, उधार लेके पूरा किया। यानी कहने का भाव क्या है, ये 300 रुपया ही आपका फिस्कल डेफिसिट निकला है। या मैं कह दूं यही से मुझे यूं पता लगा कि मुझे उधार कितना लाना है, यहीं से ही पता लगा कि मुझे बोरो कितना करना है, मुझे उधार कितना लाना है। यानी फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है बोरोइंग के। पता लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को लोन कितना उठाना है या बोरो कितना करना है। यहाँ पे सारा एक्सपेंडिचर जोड़ दोगे, सारी कमाई जोड़ दोगे, लेकिन वो वाला पैसा नहीं जोड़ोगे जो आपने उधार लेना है।
क्योंकि यहीं से ही हमको पता लगेगा कि उधार लेना कितना है। उधार की तो लास्ट में सोचते हैं ना हम, भाई मैंने ये भी बेच दिया, वो भी बेच दिया, आपने गहने बेच दिए, प्रॉपर्टी बेच दी, तब भी मेरा पैसा पूरा नहीं हो रहा, तो लास्ट में मेरे पास क्या ऑप्शन बचा कि मुझे अब उधार लेना पड़ेगा। कितना उधार लेना है वही कैलकुलेट करना फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, आप बताएंगे बोरोइंग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लोन रिसीव्ड या बोरोइंग के बराबर होता है। ये दो डेफिसिट हम लोगों ने समझ लिए। तीसरा डेफिसिट क्या है? तीसरा डेफिसिट है आपके पास, उसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है? ये होता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट पे किया वो वाला इंटरेस्ट पेमेंट। अब मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना आया था? 300 रुपए। अब गवर्नमेंट ने सोचा मैं मेरे घाटे को और कैसे कम कर सकती हूं या कर सकता हूं। उसने सोचा कि इसमें से और क्या हटा दें हम कि हमारा डेफिसिट कम दिखने लग जाए। अब एक बात को समझना, मैंने आपसे 1 जनवरी 2022 को 1000 रुपए उधार लिए। आप लोगों से मैंने 1000 रुपए उधार लिए। आप स्टूडेंट्स ने मुझे क्या कहा कि मैम हम ना आपको ब्याज पे देंगे, आपको ब्याज देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, पैसा तो दो, मैं इंटरेस्ट दे दूंगी। आपने हमें यह कहा कि मैम आपका जो ब्याज शुरू होगा ना वो 1 फरवरी 2022 से होगा, आपको 1 फरवरी 2022 से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कितना रुपया? आप बोले जी 10 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा। 10 रुपीज पर मंथ आपको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं एग्री हो गई इस बात पे। अब फरवरी में मेरी कमाई हुई 500 रुपए। मैंने मेरी मम्मी को कहा मम्मी ये 500 रुपए कमाए हैं। अब मैंने ये कहा मम्मी इसमें से 10 तो हटा ही दो, ऐसा मान के चलो 490 कमाए हैं। बोले ऐसा क्यों, 490 क्यों कह रही हो? तो मैंने बताया मम्मी 10 रुपए तो इनको देने हैं मुझे इंटरेस्ट वाले। ये वो है जो मैंने जनवरी में नहीं लिया था, आप याद करो मैंने जनवरी में उधार लिया था। मुझे 10 रुपए तो वो देने हैं मेरी आज की कमाई से। तो मैं क्या कहूंगी कि जो ये 10 रुपए मैंने पे किया है, इंटरेस्ट मैंने पे किया है, वो इंटरेस्ट तो भाई पुराने साल का, पुराने महीने का घाटा है। पुराने महीने का घाटा है, मुझे उस वजह से ये इंटरेस्ट देना पड़ा। ये इस बार का घाटा नहीं है, ये तो मेरा पुराने महीने का घाटा था। और उस घाटे को पूरा करने के लिए, उस ब्याज को चुकाने के लिए आज की कमाई से मुझे पैसा देना पड़ रहा है। ये मेरा आज का घाटा नहीं है। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि फिस्कल डेफिसिट में आप मेरे इंटरेस्ट पेमेंट के खर्चे को मत जोड़ो। मैंने कहा क्यों मोदी जी? बोले वो तो पिछले साल लिया था ना मैंने, पिछले साल घाटा हुआ था तब लोन लेना पड़ा था, अब मैं पिछले साल का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो आप इस इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के देखो कि मेरा प्राइमरी डेफिसिट क्या आ रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्यों हटा दिया? क्योंकि ये पिछले साल का, पुराने साल का जो बीत चुका, हमने उस समय ये लोन लेना पड़ा था डेफिसिट की वजह से, घाटे की वजह से, और उस लोन को पूरा करने के लिए मुझे अपनी आज की कमाई आप लोगों को देनी पड़ रही है। इसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, जब वो इंटरेस्ट पेमेंट हम माइनस करके देखते हैं कि एक्चुअल हमारा डेफिसिट है कितना। ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन बनेगा या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे या पूछ लेंगे इनमें से प्राइमरी डेफिसिट में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो आप बताएंगे इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। या कौन से डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता, आप बताएंगे प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट के बाद, प्राइमरी डेफिसिट के बाद कौन सा डेफिसिट है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला समझो पहले। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट गिवन टू स्टेट्स, ग्रांट गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान को मान लीजिए
500 रुपीज दे दिए कि आप अपने यहाँ पे सड़कें बना लेना, आप अपने यहाँ रोड बना लेना, आप अपने यहाँ स्कूल बना लेना, आप अपने यहाँ यूनिवर्सिटी बना लेना। अब जो ये 500 रुपीज है, ये ग्रांट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक दान दिया है, चंदा दिया है हेल्प के लिए, और कहा है कि उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपको अपने यहाँ पे कुछ एसेट का क्रिएशन करना है, आपको अपने यहाँ पे कुछ एसेट का क्रिएशन करना है, कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना है। तो अब भारत सरकार ने ये कहा कि अगर कुछ कैपिटल बन रहा है, अगर कुछ एसेट बन रहा है, अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप उसको रेवेन्यू में कैसे ले सकते हो? आप रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं ले सकते। इस बात को देखना, हमने क्या लिख रखा है रेवेन्यू डेफिसिट में, हम लोगों ने एक चीज लिख रखी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ग्रांट गिवन टू अदर। जो ग्रांट हम देते हैं स्टेट को, और अगर उस पैसे से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा कुछ एसेट बन रहा है, तो आप उसको रेवेन्यू में ले ही नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल खर्चा ऐसा होता है जिसमें एसेट इंक्रीज होना है। तो क्या कहा मोदी सरकार ने या किसी भी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो ग्रांट है उसको माइनस करके देखो कि कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि आप रेवेन्यू डेफिसिट में वो वाला पैसा, वो वाला खर्चा जोड़ ही नहीं सकते हो जिससे कुछ पूंजी बन रही है, जिससे कुछ एसेट बन रहा है। एसेट बन रहा है इसका मतलब वो कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा। तो आप रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा हटा दो जो हमने स्टेट को कैपिटल इंक्रीज के लिए ग्रांट में दिया था। ये होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये 4 तरीके के डेफिसिट होते हैं जो हमने समझा। हम एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट, इससे पता लगता है कि बोरो कितना करना है। प्राइमरी डेफिसिट में से फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट तो पिछले साल का है, पिछले साल लॉस हुआ था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट जो हमने स्टेट्स को दिए हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये डेफिसिट के टाइप्स निकलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, अब हमें टैक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। पहले कुछ शब्दावलियां समझनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले समझा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, सेस और सरचार्ज क्या होता है। पहले इन शब्दों को समझते हैं, स्लाइड्स पे बाद में चलेंगे। पहले लेमन टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है। समझिए, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने मेरी जिंदगी में एक साल में, मान लीजिए एक साल में मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया। 1 करोड़ रुपया कमाया मैंने एक साल में। क्या मैं ऐसा कह दूंगी कि ये रुपया तो मैं कमा रही हूं और इसका टैक्स तुम भराओ? हो सकता है ऐसा? नहीं। अगर पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है तो टैक्स भी मेरे पैन कार्ड से कटेगा, मेरे परमानेंट अकाउंट नंबर से टैक्स डिडक्ट होगा। मैं अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती। मैंने कमाया है तो पैसा मैं ही दूंगी, मैंने कमाया है तो पैसा मैं ही दूंगी। डायरेक्ट टैक्स क्या हो रहा है, यानी जो भी इंसान कमा रहा है, जितना अर्न कर रहा है, जो भी इंसान जितनी अर्निंग कर रहा है, जो इंसान अर्न कर रहा है उसी को ही टैक्स देना पड़ेगा। और कहां जाएगा ये पैसा? डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाएगा, CBDT में, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस में जाएगा, जिसको आप अपनी भाषा में आयकर विभाग बोलते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हो। CBDT में ये पैसा जाएगा, आयकर विभाग में ये पैसा जाएगा, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हो। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जो इंसान कमाई कर रहा है उसी को ही देना पड़ेगा। आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि तू टैक्स दे दे। ठीक है, दूसरा, एक तो अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते आप, दूसरा आप डायरेक्ट सरकार के विभाग में जाके भर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी नुक्कड़ वाले को पकड़ा दिया, वो फिर किसी को दे रहा है, वो फिर किसी को दे रहा है, फिर जाके सरकार के खाते में जा रहा है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप गवर्नमेंट में पे करके आ रहे हो, CBDT में, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस में, आयकर विभाग में आपने डायरेक्ट डाल दिया। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझना। एक फैक्ट्री थी, ठीक है, इस फैक्ट्री में टी शर्ट बन रही थी। क्या बन रही थी? टी शर्ट बन रही थी। इस टी शर्ट को बनने में 800 रुपए लगे। अब ये टी शर्ट गई आगे होलसेल मार्केट में। कहां गई? होलसेल मार्केट में ये टी शर्ट गई। होलसेल मार्केट में टी शर्ट गई तो यहां पे GST वाले खड़े हैं, बोले GST दो। ये टी शर्ट हो गई 900 रुपए की।
फैक्ट्री वाला क्या कहेगा होलसेल वाले को, देख भाई 800 रुपए की टी शर्ट है, 100 रुपया जीएसटी का लगा है, 900 रुपए तू मुझे दे दियो। होलसेल वाला इस प्रोडक्ट को बेच रहा है रिटेलर को क्या कहा गया, देख 900 रुपए का मेरे को पड़ा है और 100 रुपया इस पे जीएसटी लगा है, तो 1000 रुपए की ये टी शर्ट आपके पास पहुंच गई है। रिटेल वाला उसको हमें बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। रिटेल वाला क्या कहेगा कि मैडम 1000 रुपए की टी शर्ट है, 100 रुपए इस पे जीएसटी है, 1100 रुपए आप हमें दे देना। यानी फैक्ट्री वाले ने अपना बर्डन किस पे डाल दिया, होलसेलर पे डाल दिया। होलसेलर ने अपना टैक्स का बर्डन किस पे डाल दिया, रिटेलर पे डाल दिया। रिटेलर ने टैक्स का बर्डन किस पे डाल दिया, कस्टमर पे डाल दिया। अल्टीमेट फंसा कौन, कस्टमर फंसा। अल्टीमेट प्रॉब्लम किसको हुई, कस्टमर को हुई। टोटल 1100 रुपए हमें देने पड़े, जबकि हमारे ऊपर तो टैक्स लगना ही नहीं था, टैक्स तो दुकानों पे लग रहा था, हमारा जीएसटी नंबर थोड़ा ना है। लेकिन ये इस तरीके से पैसा जा रहा है, समझ रहे हो बात को। इसने अपना बर्डन उस पे डाल दिया, उसने अपना बर्डन। यहां पे ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स में, जो कमाई कर रहा है पैसा उसी को ही देना पड़ेगा, उसी के पैन कार्ड से पैसा जाएगा। अब यहां पे गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिलेगा, कस्टमर दे रहा रिटेलर को, थोड़ा सा दे दिया गवर्नमेंट को, फिर रिटेलर ने दिया होलसेल को, थोड़ा सा दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर ये पैसा गया प्रोड्यूसर के पास, थोड़ा सा दे दिया गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्टली सरकार के पास नहीं पहुंचता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने डोमिनोज में पिज्जा खाया, अब पिज्जा खाया तो आपने 500 का पिज्जा खाया, 100 रुपए उस पर सर्विस चार्ज आप देते थे, आजकल जीएसटी देते हो। 600 रुपए का बिल आपने किसको दिया, सरकार को दिया क्या, नहीं। हमने किसको दिया, हमने पिज्जा वाले को दिया, पिज्जा वाले ने फिर किसी को दिया, उसने फिर किसी को दिया, फिर जाके सरकार में पहुंच रहा है, यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में पहुंच रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए। तो यहां पे अपना बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, यहां पे अपना बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलता है पैसा, यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से सरकार में पैसा जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है ये हमने समझा, हम स्लाइड्स में देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा हुआ है मैंने कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब जिस इंसान पे टैक्स का इंसिडेंस होगा, जिस इंसान पे टैक्स लगेगा उसी पे ही उसका इंपैक्ट पड़ेगा, उसका इंपैक्ट उसी पे ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट में लगा किसी और पे है, प्रभाव हम पे पड़ा है। 1100 रुपए की टी शर्ट अपने को पड़ी है, प्रभाव अपने पे पड़ा है, इंपैक्ट अपने पे पड़ा है, ठीक है। यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग लोगों पे होगा। यह इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पे होगा, जिस पे टैक्स लगा है उसी पे ही उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। इसमें लिखा है बर्डन कैन नॉट शिफ्ट ऑन अदर, वहां लिखा बर्डन कैन शिफ्ट ऑन अदर, इट्स नॉट बर्डन कैन शिफ्ट ऑन अदर, बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है। यह है डायरेक्ट रिलेशन विद गवर्नमेंट, यहां है इनडायरेक्ट रिलेशन विद गवर्नमेंट। वहां इनडायरेक्टली सरकार के पास पहुंच रहा है, यहां डायरेक्ट आप सरकार के पास सीबीडीटी में आयकर विभाग में दे आए, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं। ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या है, अब इसको समझते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स किसको कहते हैं, रिग्रेसिव किसको कहते हैं और प्रोपोर्शनल टैक्स किसको कहते हैं, ये तीन चीजें अपने को समझनी है। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स एक प्रोपोर्शनल टैक्स है। समझते हैं क्या होता है ये। देखो प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा होता है, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक लिमिट लग जाती है कि इतने रुपए के बाद आपके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि एक लिमिट फिक्स कर दी कि इतने रुपए तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। उसके बाद जैसे जैसे एक लिमिट फिक्स कर दी, भाई 20 लाख रुपए तक कोई कैसे भी कमाएगा उस पे 10% टैक्स लगेगा, 25 लाख रुपए तक वालों पे 20% टैक्स लगेगा। मतलब आपने क्या किया, एक रेशो फिक्स कर दिया, एक प्रोपोर्शन फिक्स कर दिया कि अगर आप इतना कमा रहे हो तो इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। एक स्लैब फिक्स कर दी, दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला टर्म, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव यूं कहते हैं ना कि उसकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव सोच का व्यक्ति है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। प्रोग्रेसिव शब्द क्या होता है ये समझिए। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है,
वैसे वैसे आपका टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जब मैं 0 रुपए कमा रही हूं मुझे कोई टैक्स नहीं देना, जैसे जैसे मेरी कमाई बढ़ी वैसे वैसे मुझे टैक्स भी देना है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है कि प्रोग्रेसिव है। अब समझना बात को, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो बेचारा साल का 20,000 रुपया कमा रहा है, साल का 20,000 रुपया कमा रहा है, क्या उसको टैक्स देना है? नहीं देना। अब कोई व्यक्ति अगर साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है उसको टैक्स देना है, कोई साल का 100 करोड़ रुपया कमा रहा है उसको और भी ज्यादा टैक्स देना है। मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? गरीब व्यक्ति को परेशान ना करना, और अमीर जितने होते रहोगे आपको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अमीरों को छोड़ो मत, गरीबों को परेशान करो मत, मतलब अच्छी सोच के हैं, प्रोग्रेसिव सोच के हैं। ठीक है, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। अब आप कहोगे मैडम जो इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है या वो प्रोपोर्शनल है, वो क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन पक्का आया होगा कि मैम जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है या वो प्रोपोर्शनल है, हम क्या माने उसको? इनकम टैक्स में देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ता है। पता है ना आप लोगों को, वैसे वैसे आप पे टैक्स भी बढ़ता है। मतलब यहां से हमको ये समझ आ रहा है ये प्रोग्रेसिव तो है, ये प्रोग्रेसिव तो है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल में हमने ये देखा था कि स्लैब फिक्स कर देते हैं। क्या इनकम टैक्स में स्लैब फिक्स है? बिल्कुल है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स। 5 लाख से 10 लाख तक कैसा टैक्स? 5% टैक्स। 10 लाख से 20 लाख तक 15% टैक्स। इस तरीके से आपने स्लैब भी बना दी, प्रोपोर्शन भी बना दिया, रेशो भी फिक्स कर दी। इट मीन्स ये प्रोपोर्शनल टैक्स भी है। मतलब जो इनकम टैक्स है वो प्रोपोर्शनल टैक्स भी है और वो प्रोग्रेसिव टैक्स भी है, दोनों ही है ये। तो ऐसे टैक्स जो प्रोग्रेसिव भी हैं और जो प्रोपोर्शनल भी हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डिग्रेसिव। क्या कहते हैं? डिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव अलग है, ये अलग है, रिग्रेसिव अलग है, ये भी समझाऊंगी क्या होता है, ये अलग है। मैंने कहा डिग्रेसिव। डिग्रेसिव क्या होता है? जब कोई टैक्स प्रोपोर्शनल भी है और जब कोई टैक्स प्रोग्रेसिव भी है, प्रोग्रेसिव भी है और प्रोपोर्शनल भी है, उसको हम कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स। इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डिग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव क्यों कह रही हूं? जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनल क्यों कह रही हूं? इतने से इतने पे इतने परसेंट टैक्स, इतने से इतने पे इतने परसेंट, मतलब आपने फिक्स कर दिया। इसको कहते हैं डिग्रेसिव, जहां प्रोपोर्शनल भी है जहां प्रोग्रेसिव भी है। समझ गए? अब नेक्स्ट टर्म जिसको हम कह रहे हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव क्या होता है? एक एग्जांपल से हम समझेंगे। रिग्रेसिव होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब क्या है वो समझिए। देखिए मान लीजिए एक रिक्शा वाला है, एक रिक्शा पुलर है, फिर मुकेश अंबानी है, हाँ वही वाले मुकेश अंबानी जिसको तुम जानते हो, और एक जगह मैं हूं। हम तीनों ने एक एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया, हम तीनों ने एक एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया रेगुलर साइज का। ठीक है, मुझसे भी 100 रुपया जीएसटी ले लिया, सबसे हमसे 100 रुपया जीएसटी ले लिया। मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपए का कोई प्रभाव है क्या? ये तो अपने कुत्तों पे भी 100 रुपए से ज्यादा के बिस्किट रोजाना खिलाता होगा, यानी इसको इस 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी इनकम पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मुझ पे ठीक ठाक सा प्रभाव पड़ा, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल परेशान ही हो गई मैं, लेकिन मुझ पे प्रभाव पड़ा। लेकिन रिक्शा वाले के लिए ये 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, न जाने कितने चक्कर काट के उसने 100 रुपए इकट्ठे किए होंगे। यानी गरीब व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है कोई टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब कोई शर्ट जो है, चाहे आप खरीदें चाहे कोई और खरीदे चाहे कोई भी खरीदे, टैक्स सब पे सेम लग रहा है, जीएसटी सबको सेम देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स होता है? जो गरीबों पे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है और अमीरों पे कम प्रभाव डाल रहा है, मतलब उनकी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा लगता है।
और जो अमीर आदमी है उस पे तो छोटा सा हिस्सा लग रहा है, लेकिन गरीब को ऐसा लगता है कि इसका इंपैक्ट मुझ पे ज्यादा हो गया। डिजिट्स में सेम है, 100 रुपया डिजिट में सेम है, लेकिन इसको अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ा है और इसको अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा देना पड़ा है। इसको कहते हैं रिग्रेसिव। इंडिया के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो सारे रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। समझ गए रिग्रेसिव शब्द का मतलब क्या है? स्लाइड्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रही है स्लाइड्स। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? If government had a single 10% flat rate direct tax on income irrespective of whether you are poor, middle, upper या rich person। मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने सबको जनरलाइज कर दिया और ये कह दिया कि सबके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है, सबके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। मतलब आपने एक रेशो फिक्स कर दिया। प्रोग्रेसिव क्या है? जैसे जैसे आपके कमाई बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ रही है, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, वैसे वैसे आपका जो टैक्स है वो बढ़ रहा है। दस रिचर द पर्सन, जितना ज्यादा रिच होता रहेगा उतना ही उसका इनकम जो है वो टैक्स के रूप में जाता रहेगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। उसके बाद रिग्रेसिव क्या होता है? 18% जीएसटी ऑन बिस्किट। 18 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप 100 रुपए का बिस्किट ले रहे हो तो, चाहे वो मुकेश अंबानी ले रहा है, चाहे वो पुअर मैन ले रहा है, कोई भी ले रहा है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। मतलब मुकेश अंबानी को अपनी इनकम का एक छोटा सा पैसा देना पड़ा क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, लेकिन एक रिक्शा पुलर को, एक पुअर मैन को वो 18 रुपए बहुत बड़े लग सकते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं रिग्रेसिव टैक्स। इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है नेचर में। इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। समझ गए? ये 3 टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने समझ ली। उसके बाद हमें क्या समझना है, ये सब समझ लिया हम लोगों ने। अब हम सेस और सरचार्ज पे चलते हैं कि ये सेस और सरचार्ज क्या बला है, इसको समझते हैं। सरचार्ज समझिए पहले लेमन टर्म्स में समझेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। जैसे अगर मेरी कमाई 1 करोड़ रुपए प्लस है, साल की कमाई मेरी 1 करोड़ प्लस रुपए है पर ईयर, तो क्या होगा? मेरा टैक्स मान लीजिए मेरा टैक्स बना 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, इस टैक्सेबल इनकम पे 15% टैक्स मुझे और देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सरचार्ज। क्या कहते हैं? सरचार्ज। ये सुपर रिच लोगों से लिया जाता है। अगर मेरी कमाई 2 करोड़ रुपए प्लस है साल की, तो क्या होगा? मान लीजिए मेरा टैक्स बना 3 लाख रुपए, तो क्या कहेंगे? 3 लाख पे 20% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो सरचार्ज क्या हुआ? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स, कर पर कर को हम लोग सरचार्ज कहते हैं। टैक्स ऑन टैक्स सरचार्ज कहलाता है। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स सरचार्ज कहलाता है। अब सरचार्ज किस पर्पज से यूज किया जाएगा नहीं पता। ये 2 लाख पे 15% यानी जो 30,000 रुपए हैं, ये कहां जाएंगे? 2 लाख रुपए तो आयकर विभाग में चले गए हैं, ये 30,000 रुपए कहां जाएंगे? ये जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, भारत की संचित निधि में। वो जो 3 अकाउंट मैंने आपको समझाए थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये पैसा जाएगा, सरचार्ज का पैसा जाएगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये ऐसा पैसा है जो स्टेट के साथ शेयर नहीं करना है। जब मैं फाइनेंस कमीशन सिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि केंद्र के पास जितना पैसा आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आया है, उसका एक हिस्सा वो स्टेट के साथ शेयर करता है। लेकिन जो सरचार्ज का पैसा है, ये 30,000 रुपए, इसमें से एक भी रुपया वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है, तो आपको बताना है सेस का पैसा और सरचार्ज का पैसा, ये दोनों पैसे ऐसे हैं जो स्टेट के साथ शेयर नहीं होते हैं, स्टेट के साथ शेयर नहीं होते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये पैसा जाएगा, लेकिन ये स्टेट के साथ शेयर नहीं होगा, राज्य के साथ ये शेयर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये होता है सरचार्ज, जो हमने समझा। टैक्स ऑन टैक्स होता है, इसका कोई पर्पस नहीं पता होता, कहाँ पे इसको यूज करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, क्या ये शिक्षा पे यूज होगा, या ये स्पोर्ट्स में यूज होगा, या ये डिफेंस में यूज होगा, कोई पर्पस इसका नहीं पता होता। फिर ये सेस क्या होता है? अच्छा, और ये सरचार्ज है ना, सबसे नहीं लिया जाता, सबसे नहीं लिया जाता।
अगर टैक्सेबल इनकम एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा हो तभी वो सरचार्ज लगता है, सब पर नहीं लगता है कभी भी सरचार्ज। ठीक है, अगर सुपर रिच पर्सन है, एक्स अमाउंट से ज्यादा कमा रहे हो तभी आप पे सरचार्ज लगेगा। अब देखते हैं ये सेस क्या होता है। सेस होता है, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ प्लस रुपए कमाए, मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पे मैंने 15% सरचार्ज के जोड़ दिए, यानी 30,000 रुपए मैंने सरचार्ज के जोड़ दिए। कितने रुपए हो गए मेरे? 2,30,000 रुपए सरचार्ज। अब इसके ऊपर 4% सेस मुझे देना पड़ेगा, इसके ऊपर 4% सेस मुझे देना पड़ेगा। तो सेस किस पे लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर जो टोटल अमाउंट हुआ उसका 4% सेस हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने कहा मैडम सरचार्ज तो सब पे नहीं लगता है। मान लीजिए किसी इंसान की कमाई थी 50 लाख रुपए साल की, 50 लाख रुपए साल की कमाई थी, उसको तो सरचार्ज देना ही नहीं है क्योंकि 1 करोड़ प्लस वालों पे शुरू होता है। तो 50 लाख रुपए साल के अगर वो कमा रहा है, उसके उसका मान लीजिए मैं कहती हूं कि 40,000 रुपए उसको टैक्स देना है। सरचार्ज कितना लगा? 0 रुपए सरचार्ज लगा। इसका 4% अब वो सेस देगा। अब ये सेस का पैसा कहां जाता है? ये सेस का पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जहां पे सरचार्ज का जाता है। लेकिन इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये पैसा कहां चला जाता है? पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट में 3 खाते बताए थे, उसमें से जो सेकंड खाता है पब्लिक अकाउंट में, वहां पे ये पैसा चला जाता है। और सेस के ऊपर लिखा होता है कि ये पैसा कहाँ यूज होगा। भाई 1% जो है वो हायर एजुकेशन में यूज होगा, 2% जो है वो एजुकेशन में यूज हो रहा है, 1% यहाँ यूज हो रहा है। मतलब उसका पर्पस पता होता है। आपने सुना भी होगा स्वच्छ कल्याण सेस, यानी कि स्वच्छ सेस, स्वच्छता सेस। ये क्या होता है? भाई हम जितना भी पैसा आएगा ना सेस का, इसका इतना % हम स्वच्छता में यानी पर्यावरण को साफ करने में यूज करेंगे। सरचार्ज का कोई भी पर्पस हमको नहीं पता होता। दूसरा, सरचार्ज सबसे नहीं लिया जाता। सेस का पर्पस पता होता है और सेस सबसे लिया जाता है। ठीक है, सेस सबसे लिया जाएगा, 4% सेस सबसे लिया जाएगा। सरचार्ज सबसे नहीं लिया जाएगा, केवल एक्स अमाउंट के बाद ही लिया जाएगा। सरचार्ज जो है वो सबसे नहीं लिया जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये पर्पस किसका है किसका नहीं है, ये चीजें हमने देखी। अब देख लेते हैं। सरचार्ज जो है वो टैक्स अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। ये बात हम लोगों ने समझ ली। सरचार्ज के बारे में बता रही हूं, कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। स्टेट के साथ शेयर नहीं होगा, नॉट शेयर्ड विद स्टेट। ठीक है, इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि कहां पे हम इसको यूज करेंगे। एक्सेप्शन, बस एक ही एक्सेप्शन है, जो आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, जो विदेशों से पैसा मंगवाते हो, जो विदेशों से सामान मंगवाते हो, उसके ऊपर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। नाम क्या है? सरचार्ज। और उसका पर्पस बताया हुआ है कि सोशल वेलफेयर में ही इसको यूज करेंगे। केवल एक ही एक्सेप्शन है सरचार्ज की, जहां हमें पता है कि इसका पैसा कहां लगेगा। अदरवाइज सरचार्ज का कोई भी पर्पस नहीं होता है, कि इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि इस पैसे को हम कहां पे खर्च करेंगे। सेस क्या होता है वो समझ लीजिए। सेस में देखिए क्या हो रहा है। सेस कंप्यूटेड ऑन, कहां पे कैसे कंप्यूट होता है? टैक्स कितना बना, सरचार्ज कितना बना, उसके बाद सेस लगता है, उसके बाद सेस लगता है। इसका क्लियर ऑब्जेक्ट मेंशन होता है कि ये पैसा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए है, तो रोड और इंफ्रा में ही लगेगा। ये हेल्थ के लिए है, एजुकेशन के लिए है, जीएसटी कंपनसेशन के लिए, किस चीज के लिए है सेस, उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा और वहां से पैसा पब्लिक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर यहां से अलग अलग फंड में चला जाएगा। भाई ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए तो अलग कोष बना दिया, सेफ्टी रोड सेफ्टी फंड के लिए कुछ पैसा वहां डाल दिया। इस तरीके से सेस का क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि इसको कहां यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता, स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो ये सरचार्ज और सेस की कहानी थी जो हमने समझी। हमने टैक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी भी समझ ली। नाउ अब हमको देखने हैं कि कौन कौन से टैक्स जो हैं वो लगते हैं, और ये एडम स्मिथ के 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या है ये हमको ये भी समझना है। लेकिन ये चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि टैक्सेशन कौन कौन से लगते हैं। हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्या आप कोई क्वेश्चन कर पाओगे अभी।
हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायरेक्ट टैक्स। क्या डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में? बिल्कुल सही बात है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही बात है। इसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है, इसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, यहां बताना नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू। आंसर क्या आ जाएगा? सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट टैक्स, इट्स बर्डन कैन बी शिफ्ट ऑन अदर। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो जिस पे लग रहा है उसी को ही पे करना पड़ेगा, उसका बर्डन आप दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर स्लैब, एक स्लैब के बाद रेट को फिक्स कर देना। इंक्रीज इन टैक्स रेट एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है टैक्स रेट इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं ये तो प्रोग्रेसिव में पढ़ा था हमने। डिक्रीज इन टैक्स रेट एज इनकम इंक्रीजेस, ये भी नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि एक रेट फिक्स कर देना कि इतनी स्लैब के बाद आप पे इतना ही टैक्स लगेगा, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, तो आंसर इज ए। ठीक है, आगे का काम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।